नमस्कार, 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। आपको इसमें पहली खबर बताएंगे कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में सुनवाई की है। दूसरी बड़ी खबर टीएमसी से जुड़ी होगी, यानी पश्चिम बंगाल के सत्ताधारी दल टीएमसी की होगी, जहां टीएमसी राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। क्यों पार्टी से इस्तीफा दिया है, इसकी जानकारी आगे देंगे। तीसरी बड़ी खबर यूपी रेल हादसे से जुड़ी है, जहां कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश रचने का मामला सामने आया है, जिसमें 6 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है। आखिर क्यों ट्रेनों को हादसे का शिकार कराया जा रहा है, ये तमाम बड़े सवाल से खड़े हुए। और चौथी खबर आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ से, जहां बीजेपी सांसद विजय बघेल का वीडियो वायरल होने के बाद अब उनका लेटर सामने आया है, जहां विजय बघेल की लेटर से सियासत गर्मा गई है और मोदी सरकार की गारंटियों पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। तो 5वीं बड़ी खबर आपको बताएंगे बिहार से, जहां बिहार राजनीति में खेला शब्द अब राजनीतिक संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। कहीं एक बार फिर बिहार में खेला ना हो जाए, कहीं नीतीश कुमार एक बार फिर आरजेडी के साथ शामिल ना हो जाए, गठबंधन का ना बदल लें, तो इसको लेकर भी तमाम चर्चाएं तेज हो गई है। लगातार खेला शब्द बिहार की राजनीति में पारंपरिक बन गया है। और चलिए विस्तार से खबरों की ओर रुख करेंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट के कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के एक ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ मामले में सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई को फिलहाल 17 सितंबर तक टाल दिया है। सीजेआई ने इस मामले में सीबीआई से नई स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से नई रिपोर्ट मांगी है और सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि जांच एजेंसी ने फॉरेंसिक नमूने एम्स भेजने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग ने शीर्ष कोर्ट में रिपोर्ट जमा की है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि घटना के खिलाफ चिकित्सकों की हड़ताल के कारण 23 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने सीबीआई से अगले हफ्ते तक नई स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सीजेआई ने रिपोर्ट में पीड़िता की मौत के समय और उसके बाद की गई अप्राकृतिक मौत एंट्री पर स्पष्टीकरण मांगा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को तय की है और सीबीआई से नई स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। पूरा मामला आपको बता रहे हैं, 9 अगस्त का दिन था। 9 अगस्त का वो काला दिन था जब ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप किया गया, उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में मामले में पुलिस की कार्यशैली पर तमाम सवाल खड़े किए गए थे और 22 अगस्त के बाद आज मामले में सुनवाई होना थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को तय की है। तो मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेपी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ मामले में सुनवाई अभी की है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई को 17 सितंबर तक के लिए टाल दिया है। सीजेआई ने इस मामले में सीबीआई से नई स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि जांच एजेंसी ने फॉरेंसिक नमूने एम्स भेजने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग ने शीर्ष अदालत में रिपोर्ट जमा की है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारे सहयोगी इरफान खान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इरफान, आज सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता के रेप मर्डर केस मामले में सुनवाई हुई है। इससे पहले भी आपने हमें जानकारी साझा की है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर का दिन तय किया है कि आगे इसकी अगली सुनवाई होगी, कुछ फैसला आ सकता है। और साथ ही महत्वपूर्ण बात है कि सीबीआई से नई स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। मैं चाहूंगा थोड़ा विश्लेषण इसका करें, क्या कुछ फिलहाल स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ सकता है, क्या कुछ याचिकाओं का दौर सुप्रीम कोर्ट में जारी है? जी हाँ ऋषभ, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में आज कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 17 सितंबर की तारीख दी है, भी फैसला सुरक्षित रखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह टिप्पणी दी है आजकल मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें, मेडिकल कॉलेज को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं कि जिस तरह मेडिकल कॉलेज में घटना घटी उसकी सूचना मेडिकल कॉलेज की तरफ से नहीं दी गई, बल्कि पीड़ित परिवार की तरफ से जो सूचना दी गई थी, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई थी, तो सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटस अपडेट जो रिपोर्ट मांगी है
उस रिपोर्ट के आधार पर ही अब 17 तारीख को जो है 17 सितंबर को फैसला आएगा। लेकिन सीबीआई की जो रिपोर्ट अब अपडेट जो रिपोर्ट मांगी है, उस रिपोर्ट में देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि आरजीएल मेडिकल कॉलेज के जो लोग दोषी अगर पाए जाएंगे उन पर भी सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। जिस तरह की घटना घटी है मेडिकल कॉलेज में और मेडिकल प्रशासन जो है उस पर चुप्पी साधा रहा है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और सीबीआई से जो रिपोर्ट मांगी है उसमें सीबीआई अब जांच करेगा कि आखिर इतनी बड़ी घटना जो घटी है मेडिकल कॉलेज में, लेकिन मेडिकल कॉलेज की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इसको लेकर गंभीर चर्चा की गई है। निश्चित तौर पर देखिए कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है कि सरकार ने भी कोई आंकड़ा सीजीआई को साझा किया, रिपोर्ट में दिया क्या है, कहा है कि 23 लोगों की जान जो डॉक्टर ने हड़ताल की है उसमें चली गई, हड़ताल के समय उनको इलाज नहीं मिल पाया, ऐसे में 23 लोगों की मौत हो चुकी है। इस आंकड़े का देने का क्या कुछ आशय पूरे सरकार का है, और साथ ही जो सीजीआई ने कहा है कि अप्राकृतिक मौत हुई है, इसकी एंट्री पर भी स्पष्टीकरण की मांग की है। ऋषभ, जिस तरह देश भर में आरजीएल मेडिकल कॉलेज में जिस तरह घटना घटी थी रेप मर्डर मामले को लेकर पूरे देश में डॉक्टरों ने जो स्वास्थ्य सेवाएं वो रोक दी थी और तमाम डॉक्टर जो है वो स्ट्राइक पर चले गए थे, जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाए थे। डॉक्टरों की सुरक्षा और खास करके महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने जिस तरह मांग की थी, जिसको लेकर अब बात करें सियासत भी चरमराती नजर आ रही है। जिस तरह भाजपा सरकार ने ममता सरकार पर आरोप लगाए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सियासत चरमराती नजर आ रही है। कोलकाता की बात करें, कोलकाता की या देश भर की महिला सुरक्षा को लेकर भी भाजपा ने लगातार निशाना साधा है ममता सरकार को लेकर। निश्चित तौर पर देखिए सियासत भी है और तमाम सवाल भी हैं, डॉक्टर्स के भी अपने सवाल हैं, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि 17 सितंबर को क्या कुछ सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात दूसरी बड़ी खबर की, जहां पश्चिम बंगाल में कोलकाता रेप केस को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपनी ही पार्टी के नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल के सत्ताधारी दल टीएमसी को अपनी ही पार्टी के नाराज नेताओं से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि राज्यसभा सांसद है टीएमसी के जवाहर सरकार, जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है और इसके बाद से उन्हें मनाने की कोशिशें कवायद शुरू हो गई है। खुद सीएम ममता बनर्जी ने उनसे संपर्क साधा है। ममता बनर्जी ने उन्हें इस्तीफे पर विचार करने को कहा है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर विचार कीजिए। हालांकि दोनों नेताओं के बीच में हुई बातचीत को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ कहना मुश्किल है। जवाहर सरकार ने कोलकाता जूनियर रेप मर्डर मामले में ममता सरकार के रवैये से नाराज होकर इस्तीफा दिया था। सूत्रों के अनुसार ममता बनर्जी ने जवाहर सरकार को फोन किया है। ममता ने उनसे अपने इस्तीफे पर दोबारा विचार करने को कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जवाहर सरकार 11 सितंबर को दिल्ली पहुंच रहे हैं, यानी यहां पर दिल्ली जाएंगे। वे राज्यसभा सचिवालय को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और जवाहर सरकार कोलकाता के आरजी हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले को लेकर ममता सरकार से नाराज चल रहा है, जिसके चलते इनका ये एक्शन देखने को मिला है। और इसी खबर पर और भी हम चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी की नेता, माफ कीजिए टीएमसी से नेता सोफिया खान हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोफिया जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी जी नमस्ते। बिल्कुल, जिस तरीके से अब सरकार ने इस्तीफा दिया है, उनकी तमाम बातें सामने आई हैं, वो आप ही के दल से नाराज चल रहे हैं। उनको उम्मीदें थी कि सरकार कुछ अच्छा एक्शन लेगी। जिस तरीके से पूरा मामला रेप मर्डर का सामने आया था, वो क्यों नाराज चल रहे हैं और पार्टी को क्यों नहीं मना पाई अब तक? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो घटना हुई है इसकी तो हम जितनी निंदा करें वो हमारे पास शब्द नहीं है। वो पार्टी के तौर पे करें या आम जनता बंगाल की हो। जहाँ तक जवाहर सरकार जी का मामला है, वो अगर एक हद तक देखा जाए तो मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ और उनके डिसीजन को भी रिस्पेक्ट करती हूँ कि उन्होंने व्यक्तिगत एक उनको लगा कि प्रेशर आ रहा है या इस तरह की चीजें उन्होंने महसूस किया तो उन्होंने इस्तीफा देने का सोचा। लेकिन अगर मैं अपने विचार अगर रखूं तो मुझे लगता है इस्तीफा दे देना कोई मसले का हल नहीं है, क्योंकि अगर इस्तीफा लेने हम जाएंगे तो देश के हर एक कोने में ही अनफॉर्चुनेटली रेप की घटनाएं जो है वो आ रही हैं। हाल में ही आपने देखा किस तरीके से फिल्मिंग किया गया मध्य प्रदेश में, वो भी चौराहे पर, बीच रास्ते पर। अभी मैं 2 दिन पहले की बात कर रही हूँ। तो अगर हम इस्तीफा लेने जाएंगे तो मुझे लगता है कि पूरे सांसद और जितने भी लोग हैं पद पर वो सब इस्तीफा दे चुके होंगे। तो ये सॉल्यूशन नहीं है। और जवाहर सरकार जी एक हमारे बहुत रिस्पेक्टेड माननीय हमारे वो सांसद हैं और हम चाहते हैं उन जैसे लोगों की जरूरत है हमें हमारे सांसद में।
उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी, उसके लिए मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और उनके ओपिनियन को भी किसी हद तक मैं रिस्पेक्ट करती हूँ कि अगर ऐसे कई लोग हो जाएं हमारे देश में जो जिम्मेदारी ले और इस तरीके का डिसीजन ले, तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमें लगता है कि ये उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दीदी हमारी मुख्यमंत्री दीदी ने, ममता बनर्जी ने उनको कहा भी है कि एक बार वो फिर से अपने डिसीजन पर, अपने निर्णय को विचार करें और हम भी यही आशा करेंगे कि वो विचार करें, क्योंकि हमें जरूरत है उन जैसे लोगों की, क्योंकि सांसद में तो उन्हें ही बात उठाना है। क्योंकि बिल्कुल सोफिया जी, एक महिला होने के नाते मैं जो होना था वो तो हो गया, लेकिन आगे आने वाले समय में कैसे हम कड़े कानून को लागू करें, कड़े कानून को बनाए, हमें सांसदों की जरूरत है। ठीक है सोफिया जी, देखिए इस मामले पर मैं आपकी संवेदनशीलता समझ पा रहा हूँ और मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्या ये संदेश नहीं जाता कि किसी तरह की जो कार्रवाई की जा सकती थी वो कार्रवाई नहीं की गई है, मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया? क्योंकि संदेश तो ये जाएगा और बीजेपी इस मुद्दे को भुनाएगी। नहीं, देखिए मैं इसको नहीं मानती कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे सरकार के हाथ में जो कुछ भी था हमने हर एक चीज किया, लेकिन अब जो मामला है वो बिल्कुल टोटली सीबीआई के हाथ में है। इसको मॉनिटरिंग जो है सुप्रीम कोर्ट कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी भी तरीके से मैं नहीं कहती कि टोटली हमारे हाथ में, मतलब मैं नहीं कहती कि प्रशासन बिल्कुल अपना पलड़ा झाड़ रहे, ऐसा भी नहीं है। जिस भी राज्य में ये चीज होता है, वो कोई भी राज्य हो, वहाँ की सरकार जवाबदेही बिल्कुल है। लेकिन हाल फिलहाल जिस तरीके से भाजपा ने इसको पॉलिटिकल रंग दे दिया है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, वो गलत है। मुझे लगता है अभी खासकर हमें विचार करना चाहिए कि अगर हमने ये बेटी को हम नहीं बचा पाए, लेकिन आने वाले समय में हम देश की हर एक बेटी को इस पीड़ा से बचा सके, इसके लिए हमें मिलजुल कर एक कड़े कानून की जरूरत है, जो लिया भी गया है विधानसभा में। बंगाल के अपराजिता बिल हमने का प्रस्ताव भी दिया, आपने देखा किस तरीके से ममता बनर्जी ने एक पहल की। तो मुझे लगता है कि अभी भाजपा को हर एक राजनीतिक लड़ाई को छोड़कर उन्हें हमारा साथ देना चाहिए, ताकि हम दोषी को कड़ी से कड़ी। सोफिया जी, समय कम, एक महत्वपूर्ण सवाल आखिरी आपसे कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी से कोई कनेक्टेड तो नहीं है सरकार, जिसके चलते इस तरह की रिएक्शन दिया उन्होंने? नहीं, देखिए अभी बहुत जल्दबाजी होगी, मैं ऐसा किसी के ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहती। और दूसरी बात है कि अगर देखिए मैंने ये कहा कि हमारे बहुत से सांसद हैं वहां पर हमारे राज्यसभा में, तो अगर उसमें से किसी एक को इंडिविजुअली ऐसा लगता है तो वो उनका अपना व्यक्तिगत विचार है, अपने व्यक्तिगत उनके विचार हैं और उसको हम सम्मान भी करते हैं। लेकिन हम फिर से एक बार कहेंगे कि उनको इसके बारे में निर्णय लेना चाहिए, उनको एक बार विचार जरूर करना चाहिए कि हमें उनकी जरूरत है। जी बिल्कुल से, फिर देखिए समय इतना ही, बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पश्चिम बंगाल में सियासत भी गर्मा सकती है, लेकिन उससे पहले राज्यसभा सांसद हैं जवाहर सरकार, जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। करेंगे अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश रचने का मामला सामने आया। जी हां, यहां पर ट्रेन को पटरी के साथ कुछ छेड़छाड़ करने के चलते बड़े हादसे का रूप दिया जा रहा था, जहां पर साजिश रची गई थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर का यह पूरा मामला है। कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश की गई। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक भिवानी से प्रयागराज जा रही कालिंदी एक्सप्रेस को शिवराजपुर एरिया में ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर रखकर डीरेल करने का प्रयास किया गया। देखिए कितना गंभीर मामला कृत हो जाता है, अगर बड़ी घटना घट जाती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रैक पर गैस से भरा हुआ एलपीजी सिलेंडर रखा गया था और यहां पर तमाम और भी ज्वलनशील पदार्थ रखे गए थे, जिसमें पेट्रोल भी पाया गया है। और शिवराजपुर एरिया में ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर रखकर डिरेल कराने का प्रयास किया गया था ट्रेन को। पुलिस ने बताया कि रविवार सुबह ट्रेन सिलेंडर से टकराने के बाद अचानक रुक गई और ट्रेन के टकराने के बाद सिलेंडर ट्रैक से उछलकर दूर चला गया। और पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सुबह 8:40 पर घटना की जानकारी मिलने के बाद वरिष्ठ अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। मामले की जांच शुरू करी गई। मामले की जांच के लिए मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भी मामले की जांच कर रही है। ट्रैक से कुछ दूरी पर ही एक बैग भी तरल पदार्थ से भरा बोतल बरामद की गई है। इस बोतल में बत्ती लगी हुई थी और इसे वजह से आशंका जताई जा रही है कि साजिशकर्ता घटना को बड़ा बनाना चाहते थे। देखिए पूरी साजिश रची गई थी, जिस पीले कलर की बोतल में जो बत्ती लगी हुई थी उसमें पेट्रोल होने की आशंका जाहिर की गई और पेट्रोल अगर उसमें था तो उससे आग लग सकती थी और आग लगने के चांसेस के साथ ही जो एलपीजी सिलेंडर था वो भी उसके धमाका होने की पूरी संभावनाएं थी। लेकिन ट्रेन टकराई, सिलेंडर दूर जा गिरा,
जिसके चलते बड़ा हादसा होते होते टला है। अगर यह हादसा होता तो बहुत ज्यादा जानमाल की हानि हो सकती थी। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए कानपुर से हमारे सहयोगी सर्वेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सर्वेंद्र, अभी तक जो फॉरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही है वो कहां तक जांच पहुंची है, क्या कुछ अभी तक कहा जा रहा है? सुबह आपने मामले की जानकारी जरूर दी, लेकिन अभी तक क्या कुछ हो पाया है, क्योंकि बड़ा हादसा होते होते टला है? बताना चाहूंगा कि पुलिस तत्परता से गहन छानबीन कर रही है और पुलिस ने 6 संदिग्धों को उठाया है, जिसमें से 2 सीटर भी है और उनसे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। लिहाजा अभी तक कुछ निकल के आ नहीं पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी साजिश थी इस रेल दुर्घटना को अंजाम देने की। लेकिन कहीं ना कहीं ड्राइवर की सूझबूझ से ये हादसा टला है। लेकिन अगर देखा जाए जो वहाँ पर जो तरल पदार्थ पाया गया, जो कि पेट्रोल पंप था, पुष्टि हुई है पेट्रोल पंप था, और साथ ही साथ बारूद भी कुछ पाया गया और माचिस भी थी वहाँ पर। तो ये बहुत बड़ी आतंकी साजिश थी। ये तो गनीमत रही कि ट्रेन नहीं पलटी और जानमाल की जो हानि थी वो नहीं हुई। जी, निश्चित तौर पर इसके पीछे काफी नापाक इरादे थे। देखिए, आप पूरी साजिश को मैं चाहूंगा थोड़ा और विस्तार से बताइए, क्योंकि अगर वहां पर पेट्रोल बम पाया गया है और वहां पर भरा हुआ गैस सिलेंडर पाया गया है, तो अगर पेट्रोल बम में आग लगती और सिलेंडर में विस्फोट होता, ट्रेन से टकराता, तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था? सर्वेंद्र जी बिल्कुल ऋषभ, जिस तरह जो पेट्रोल सिलेंडर था, जो क्षतिग्रस्त हुआ, ये सिलेंडर भरा हुआ था और अगर ये सिलेंडर इससे टक्कर से फटता तो निश्चित तौर से बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि चिंगारी तो रेलवे ट्रैक पे भी उठती, उसकी वजह से भी चिंगारी पकड़ सकती थी और कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप रखे होने की वजह से भी और माचिस जो थी, जो लोगों ने रखी थी तत्वों ने, उससे बहुत बड़ा। बिल्कुल सर्वेंद्र, कुछ खबर निकलकर सामने आई है कि 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की जा रही है, और उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? जी अभी तो जानकारी नहीं सुन के सामने आ पाई है, लेकिन लगातार इन 6 संदिग्धों जिसमें 2 हिस्ट्री शीटर हैं उनसे पूछताछ जारी है और आईजी एसटीएफ भी यहाँ पे लगा दी गई है और आईबी और आपका एटीएस भी अपनी पूरी तरह जांच पड़ताल में लगी हुई है। आरपीएफ स्टाफ भी है यहाँ पर, अधिकारी भी मौके पर हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। जी ऋषभ, निश्चित तौर पर सर्वे, देखिए महत्वपूर्ण सवाल ये भी कि जिस तरीके से जो घटना स्थल है जहां पर यह स्थिति पैदा की गई, सिलेंडर रखा गया, क्या वहां रिहायशी इलाका है या फिर रिहायशी इलाके से दूर की वो जगह थी? आसपास को लेकर कोई जांच अगर की जा रही है तो एक संभावनाओं का सिलसिला देखने को मिल सकता है। कितनी दूरी पर क्या स्थान है, वहां से कौन आया होगा, कई सवाल यहाँ से पैदा हो सकते हैं। ऐसी इलाका तो नहीं है, लेकिन ट्रैक है, ट्रैक के अगल बगल काफी झाड़ियां हैं, बारिश का मौसम इसलिए हरियाली काफी है। वहाँ पगडंडियां बनी हुई है जो आने जाने का रास्ता है, जो ट्रैक पासिंग करते हैं लोग, वहाँ के किसान वगैरह, वो ये हालांकि कोई बहुत बड़ा रास्ता नहीं, लेकिन पहले यहाँ से पुराना हाईवे गुजरता था, वो हाईवे दूसरा बना दिया गया है थोड़ी दूर पर, लेकिन हाईवे अभी भी है वहाँ पर और इसलिए आशंका जताई जा रही है कि उसी हाईवे के द्वारा ये लोग आए होंगे और फिर पैदल आकर इन्होंने इस घटना को अंजाम देने के लिए सिलेंडर और पेट्रोल वगैरह जो वस्तुएं थी, आपत्तिजनक वस्तुएं थी, विस्फोटक सामग्री, उसको वहां पर रखा है। बिल्कुल सर्वेंद्र, देखिए सुबह सुबह हमने और आपने चर्चा भी की, क्योंकि सिर्फ एक मामला ऐसा नहीं है, इससे पहले देश में चाहे मध्य प्रदेश हो, अन्य प्रदेशों में भी ट्रेन के साथ हादसे का रूप देने के तमाम तरीके के प्रयास किए जा चुके हैं। हमने तमाम मामले इससे पहले देखे हैं, क्योंकि चाहे कुछ किसी लोहे की रॉड रख दी जाती हो या फिर ट्रेन की पटरी को तोड़ दिया जाता हो ताकि बड़ा हादसा हो सके। तो क्या ये माना जा रहा है कि इस तरह के हादसे देने के लिए नई साजिशें की जा रही हैं, एक नया तरीका आतंकियों ने या फिर नापाक इरादों ने शुरू किया है? जी बिल्कुल, इसको कहीं ना कहीं दबी आवाज में रेल जिहाद का भी नाम दिया जा रहा है। जिस तरह की लगातार पूरे देश भर में इस तरीके की साजिशें गिरी हो रही हैं। अभी रहमतुल्लाह नाम के जो एक आतंकी था, उसने एक वीडियो भी वायरल किया था कि ट्रेनों पे हमले करिए, ट्रेनों को गिराइए। उसके बाद लगातार जिस तरीके से ये दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी नापाक साजिश है और प्रशासन को जल्दी इस पे कुछ निश्चित तौर पर देखिए प्रशासन क्या जांच करता है, क्या निकलकर सामने आएगा, देखना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत गंभीर मामला हो जाता है। बहुत शुक्रिया सरमिंद आपको जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात चौथी बड़ी खबर की, इसमें आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ का असली मर्द कौन है। असली मर्द है विजय बघेल। बता दें कि छत्तीसगढ़ की सियासत इन दिनों एक लीटर के इर्द गिर्द घूम रही है और दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल का वीडियो वायरल होने के बाद अब उनका लेटर सामने आया है। उन्होंने सीएम को लेटर लिखा है। विजय बघेल के लेटर के बाद कांग्रेस ने सांसद को असली मर्द बताया है। जी हां, विजय बघेल ने जो लेटर लिखा है पार्टी को, उस लेटर को जो अब निकलकर सामने आया है और विजय बघेल के इस लेटर को पढ़ने के बाद कांग्रेस ने सांसद को असली मर्द बताया है।
कि विजय बघेल असली मर्द हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि हम पहले से ही मोदी गारंटी पर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन अब बीजेपी सांसद ने ही लेटर लिखकर उसकी सच्चाई सामने लाती है। विजय बघेल ने जो लेटर लिखा है उसके बाद पार्टी के कामकाज की सच्चाई सामने आ गई है। विजय बघेल ने सीएम को लिखे लेटर में सीधे तौर पर कहा, सरकार अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरा करे, अभी जनता के पास जाना है। छत्तीसगढ़ में लेटर से पहले विजय बघेल का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। उन्होंने इस वीडियो में मोदी गारंटी को लेकर बात कही थी। वायरल वीडियो में सांसद ने यह भी कहा था कि उन्हें अपनी टिकट की कोई चिंता नहीं है। तो कुल मिलाकर अपनी ही पार्टी पर सवाल इस लेटर के जरिए खड़े किए गए। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। रायपुर से हमारे सहयोगी राहुल गोस्वामी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, छत्तीसगढ़ के असली मर्द विजय बघेल हैं, ऐसा कांग्रेस कह रही है, और इसके पीछे कह रहे हैं कि तमाम सवाल जो खड़े किए सरकार के ही खिलाफ, उनकी मांगों के खिलाफ, जो वादे किए गए थे, घोषणा पत्र जारी किया गया था, क्या कुछ पूरा मामला है? दुर्ग से दूसरी बार सांसद चुने गए विजय बघेल और धाकड़ नेता है, कुर्मी समाज से आते हैं। और उन्होंने कुछ दिन देखिए, उन्होंने विधानसभा चुनाव के पहले विजय बघेल की अध्यक्षता में घोषणा पत्र समिति का बनाया गया था, जिस घोषणा पत्र जो विधानसभा चुनाव के दौरान आम लोगों के वादे जो किए गए थे, उस घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष विजय बघेल। उन्होंने पब्लिक डोमेन में जाके लोगों से जाके फीडबैक लेकर घोषणा पत्र बनाया था और घोषणा में अनेक प्रकार के वादे किए गए थे चुनाव के लिए। अब क्योंकि सत्ता सरकार में भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है, तो उसके बाद से कर्मचारियों को, आम लोगों को, बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थी कि जो उनके घोषणा पत्र में जो वादे किए, निश्चित तौर पर उन्होंने अपनी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बिहार में खेला का इंतजार है। जी हां, बिहार की राजनीति में खेला शब्द अब राजनीतिक संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। बिहार की सियासत में खेला पहले भी समय समय पर होता रहा है, पर इसमें गति 2024 के आरंभ से आई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फिर से महागठबंधन में शामिल होने की अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। ये अटकलें तब शुरू हुई जब नीतीश कुमार लालू तेजस्वी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसी बीच नीतीश कुमार ने यह कहते हुए सभी अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की कि वे अब इधर उधर नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार जब महागठबंधन से अलग होकर एनडीए का हिस्सा बने तो आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने खेला होगा कहकर खेला संस्कृति को हवा दी। और फिलहाल के लिए 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।